नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। यानी कि इनका HCF निकालना है किस प्रमेय से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हमने अच्छी तरह समझा था परिचय में, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो 135 से बड़ा है 225, तो जो बड़ा होगा वो होगा A और जो छोटा होगा वो होगा B। A का मतलब हमने समझा था भाज्य होता है और B का मतलब होता है भाजक। तो मैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देता हूँ, यानी प्रमेय लिख देता हूँ। A बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझ लिया था हमने। A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल, R का मतलब शेषफल। ठीक है, और R 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है ना, जबकि B से छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा R का मान या फिर 0 के बराबर होगा, और B से क्या होगा? छोटा, यानी भाजक से क्या होगा? R का मान छोटा होगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे चरणपष्ठ। ठीक है, चरणपष्ठ हमारे पास होगा, A की जगह हम रखेंगे 225, बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, B की जगह रखेंगे 135 इंटू Q और R का मान हमें पता करना है। तो Q और R का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे? भाज्य में भाजक का भाग देंगे, यानी 225 में 135 का भाग देंगे। तो 225 में 135 का भाग दे रहा हूं मैं, एक बार जाएगा 135 आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं जाते, एक उधार लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो यहाँ जो मान आता है वो होता है Q यानी भाजक और भागफल, और यहाँ जो मान आता है वो होता है R। ठीक है, तो Q की जगह तो हम रख देंगे 1, प्लस लगाएंगे बीच में, R की जगह रख देंगे 90। और ये प्रक्रिया हमें जब तक करना है जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाए। यहाँ पे क्या नहीं आ जाए? R का मान 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अतः यही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। तो चरण सेकंड देखिए। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है हमें कि जो इसका भाजक होता है उसको तो मानेंगे भाज्य यानी A, और जो शेषफल होता है उसको मानेंगे B यानी कि भाजक। ठीक है, तो यहाँ पे तो रखेंगे 225 की जगह, तो यानी A की जगह तो 135 रखेंगे, बराबर जो B का मान था यहाँ पे 135, उसकी जगह रखेंगे 90, जो शेषफल आ रहा है। Q और R का मान निकालने के लिए 135 में 90 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 90 का भाग दे रहा हूँ मैं 135 में, एक बार जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 45। ठीक है, तो यहाँ Q की जगह रख देंगे 1 और R की जगह रख देंगे 45। फिर यहाँ लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अभी तक R का मान 0 नहीं हुआ, तो फिर चरण यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो चरण थर्ड देखिए, A की जगह तो लेना है हमें 90 और B की जगह लेना है हमें 45। ठीक है, तो 90 बराबर 45 इंटू Q और R का मान हम निकालेंगे भाग देकर, 90 में 45 का भाग देंगे। तो 90 में अगर मैं 45 का भाग दूं तो 2 बार जाएगा, 45 दूना 90 होता है, और यहाँ बचेगा 0। तो R का मान तो 0 आ गया और Q का मान आ रहा है 2। तो यहाँ Q की जगह तो रख देंगे 2
प्लस आर की जगह रख देंगे 0। तो आर बराबर क्या आ गया है यहाँ पे 0। ठीक है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो जैसे आर का मान 0 हो जाता है, HCF जो लास्ट का भाजक होता है यानी B का जो मान होता है अंतिम मान, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक यानी B 45 है, चूंकि अंतिम भाजक क्या है 45 है, अतः 135 व 225 का HCF बराबर होगा 45। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसका दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बड़ा कौन सा है। तो 196 से बड़ा है 38,220। तो ए का मान तो हो जाएगा 38,220 और बी का मान हो जाएगा 196। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। आर का मान 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो चरण स्पष्ट देखिए बच्चों, एक ही जगह तो रखेंगे अपन 38,220, बराबर की जगह लगाएंगे बराबर, बी की जगह रखेंगे 196 और क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो 38,220 में किसका भाग देना है, हमें 196 का भाग देना है। तो 38,220 196, तो 196 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हमें फिर पहाड़ा बना के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 382 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 196, तो लगभग एक बार जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे एक बार जा रहा है तो 196 लिख देंगे। 2 में से 6 नहीं जाते, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, इससे छोटा आ रहा है। ठीक है, अब क्या उतारेंगे, यहाँ पे 2 उतारेंगे। अब इसमें मैंने भाग दे के देखा हुआ है 9 बार जाएगा यहाँ पे, तो 9 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे 9 छिन्नी 54, 5 9 नाम के 81 और 5 86 का 6 हासिल के 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 5 में से 6 नहीं जाते यानी 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ 17 और 7 बचे, 7 में 7 गया तो 0, यहाँ पे भी 0। अब उतारेंगे हम 0। ठीक है, अब देंगे 980 में, तो ये जाएगा 5 बार, 5 अंक 30 की 0 हासिल के 3, 5 नाम 45 और 3 हो जाएंगे 49 के 8 हासिल के 4, 5 और 4 9, कितना आ रहा है 0। यानी पहली बार में यहाँ पे आर का मान 0 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा क्यू का मान और ये हो जाएगा आर का मान। तो क्यू की जगह तो रख देंगे 195 और आर की जगह रख देंगे 0। तो यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 है। तो चूंकि अंतिम भाजक यानी बी क्या है, यहाँ पे बी की जगह 196, तो 196 आता 196 व 38,220 का HCF होगा 196। तो बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, इसका तीसरा सवाल है 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। बड़ा कौन सा है,
तो यहाँ 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। तो बड़ा वाला तो हो जाएगा ए और छोटा वाला हो जाएगा बी। तो यूक्लिड विभाजन पर में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर और बी से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक ही जगह हम रखेंगे 867, ये होगा चरण पष्ठ यानी स्टेप पष्ठ। 867 बराबर बी की जगह होगा 255 इंटू क्यू और आर का मान हम निकालेंगे। तो 255 का भाग देना है 867 में। तो 867 में अगर 255 का भाग देंगे तो 255 ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 5 में और 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1। छोटा आ रहा है इससे, तो यानी कि सही है। तो ये तो हो जाएगा आर का मान और ये हो जाएगा क्यू का मान। तो क्यू की जगह तो 3 रख देंगे प्लस आर की जगह रख देंगे 102। आर नॉट इक्वल टू 0, अतः यही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो चरण सेकंड देखिए 255 बराबर 102, क्यू और आर का मान निकालेंगे, यानी 255 में 102 का भाग देंगे। तो 102 का भाग दे रहे हैं अपन 255 में, 2 बार जाएगा 204 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 और यहाँ 2 में से 2 गया तो 0। तो R बराबर तो ये आ जाएगा और Q बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q का मान तो 2 और R की जगह 51। R नॉट इक्वल टू 0, हाँ तो दोबारा दोहरानी पड़ेगी। तो चरण थर्ड देखिए, A की जगह तो 102 और B की जगह 51। तो 102 बराबर 51, Q और R का मान निकालेंगे। तो 51 का भाग देना है हमें 102 में, तो 102 यहाँ लिख देंगे। 2 बार जा रहा है, 0 आ गया। तो ये तो हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो Q का मान तो आ रहा है 2 और R का मान आ रहा है 0। तो R इक्वल टू 0, यानी R का मान जैसे ही 0 हो जाएगा, जो अंतिम भाजक होगा, जो लास्ट का B का मान होगा, वो हमारा HCF होगा। क्योंकि अंतिम भाजक बराबर 51 है, अतः 867 और 255 का HCF होगा 51। तो बच्चों अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों सवाल। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी प्लस वाला पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ नहीं है कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि विषम धनात्मक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है, जहां भाजक
यानी b बराबर 6 है। तो ये भाजक तो हमें सवाल में से मिल जाएगा, भाजक यानी b 6 है। तो यहाँ सबके आगे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यानी b क्यों से जो गुणा में होता है वो b होता है, यानी भाजक होता है। तो भाजक 6 दिया हुआ है और उस धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, a। अब देखिए जब भाजक 6 है तो हम संभावित शेषफल निकाल सकते हैं, यानी जो शेषफल होता है हमने पढ़ा है शेषफल 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और b यानी भाजक से छोटा होगा। तो भाजक से छोटा यानी 6 से छोटा 5 हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 0 हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे संभावित शेषफल यानी कि r। संभावित शेषफल हम भाजक को देखते हुए लिखेंगे। तो यहाँ 6 भाजक है तो 0 हो सकता है, r का मान 1, 2, 3, 4, 5, ये r के मान हो सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, r और b से छोटा होगा, ये हमने पढ़ा है। तो ये जो शेषफल आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि b से छोटा होता है r और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो 0 से लेके 6 से पहले तक की सारी संख्याएं लिख लेंगे। अब देखिए यदि r बराबर यहाँ r के 6 मान आ रहे हैं तो r बराबर अगर 0 ले तो यदि r बराबर 0 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, जो धनात्मक पूर्णांक हमने a माना था वो क्या हो जाएगा, b की जगह तो 6 आएगा, q का q आएगा, ध्यान रखना q कोई सी भी संख्या हो सकती है, ये हमें पता नहीं है, होगी बस धनात्मक। और r की जगह क्या होगा 0, क्योंकि r की जगह हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, ये पहला ले रहे हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6q। अब देखिए बच्चों 6 क्या है, एक सम संख्या है, जबकि वो धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए बोल रहा है। तो ये 6 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या को किसी भी संख्या यानी किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर सम ही आएगा, चाहे वो विषम हो तो ठीक, सम हो तो ठीक। बता देता हूं तुम्हें, ये सम संख्या है, किसी भी सम संख्या को लेंगे, यदि इसको हम 3 से यानी विषम से गुणा करेंगे 6 × 18 क्या आया सम, और यदि 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा 6 दूना 12 तब भी क्या आया सम। तो हमेशा हर कंडीशन में ये क्या आएगा सम। तो यहां मैं लिख देता हूं सम, तो यहां लिख देंगे सम, ये विषम पूर्णांक नहीं हुआ। अब यदि r बराबर 1 ले तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह क्या रख देंगे 1। अब ये विषम होगा क्योंकि ये तो होगी सम, और सम में किसी भी कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम होगी। तो 12 में जोड़ के देख लो, 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी विषम जोड़ते हैं ना सम संख्या में तो वो विषम आती है। तो यहाँ लिख देंगे हम विषम, इसको आगे सोल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। यदि r बराबर 2 है तो a बराबर 6q प्लस 2। फिर देखिए सम में अगर सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, तो ये होगा सम। ठीक इसी प्रकार r बराबर अगर 3 ले रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा विषम, क्योंकि विषम संख्या जोड़ रहे हैं सम में, तो ये हो जाएगा विषम, ठीक है। और r बराबर क्या होगा, यदि 4 ले रहे हैं तो a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ पे सम जोड़ रहे हैं तो ये होगा सम। सम विषम तो जानते होंगे आप, सम होता है जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है, और विषम होता है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। या फिर सीधा तरीका है, सम का मतलब जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इन पांचों में से आ जाए ना इकाई का अंक, तो वो संख्याएं सम होती है, ठीक है। परिभाषा ये होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है।
और जिसमें पूरी पूरी बार नहीं जाता वो विषम होती है। तो 4 तक ले लिया, अब लेंगे 5। r बराबर यदि 5 ले रहे हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 5, ये विषम होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विषम। तो देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक को, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो यहाँ विषम ढूंढिए। तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनको देख लीजिए, आ रहा है ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हम लिख देंगे किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यहाँ नोटिस करने वाली बात है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कितने स्तंभ लगाने पड़ेंगे ताकि वो स्तंभों में संख्या भी उनकी क्या हो, समान हो और स्तंभ भी बराबर हो। मार्च करना है तो कितने स्तंभ लगाने पड़ेंगे कि प्रत्येक स्तंभ में जवानों की संख्या क्या हो, समान हो। तो ऐसी कंडीशन में HCF ले लिया जाता है, यानी समान बराबर बांटने की जहां बात आ जाए वहां पे हम HCF ले लेते हैं। तो इन दोनों का HCF निकालेंगे, 616 और 32। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे और सोल्व कैसे करेंगे, देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है अपन को, अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी HCF ऑफ 616 व 32, यानी इन दोनों का HCF इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें देखना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। वैसे दिया हुआ नहीं है, किसी भी प्रमेय से निकाल सकते हो, गुणनखंड प्रमेय से भी निकाल सकते हो, साफ साफ दिया नहीं है तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो देखेंगे बड़ा कौन सा है, 616 बड़ा है 32 से, तो A का मान तो हो जाएगा 616 और B का मान हो जाएगा 32। तो यहाँ हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा होगा R और B से छोटा होगा, ये प्रमेय लगा देंगे। तो देखें चरणपष्ठ, जैसा कि हमने पहले सवाल में भी किया है, बिल्कुल आसान है। 600 A का मान तो हो जाएगा 616 और B का मान हो जाएगा 32। Q और R का मान निकालेंगे, तो Q और R का मान निकालने के लिए 616 में 32 का भाग देंगे, तो 616 और 32, 32 दूना 64 होते हैं, एक बार 2 बार नहीं जाएगा तो 1 बार देंगे। 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, 6 उतारेंगे। 8 या 24, 9 30 27, 9 बार दे के देखते हैं। 9 दूना 18 के 8 हासिल का 1, 9 30 27 और 1 28। तो यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बचेगा 0। तो देखिए R का मान तो आ गया अपने पास 8 और Q का मान आ गया 19, तो 19 प्लस 8, R नॉट इक्वल टू 0, अतः यही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। तो चरण सेकंड, तो देखिए बच्चों ये तो हो जाएगा A और ये हो जाएगा B,
तो 32 बराबर 8 इंटू 8 चौक 32 4 बार चला जाएगा और प्लस क्या बचेगा 32, 8 चौक 32 गए तो 0, तो r इक्वल टू 0। अतः जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा, HCF होगा, चूंकि अंतिम भाजक यानी b बराबर 8 है, अतः HCF हो जाएगा 8। तो हम लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8 होगी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।